अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई हों, जैसे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 में, तो न्यूमेरिकली इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे हमें ये देखना है। तो स्टूडेंट इस पर्पज़ के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप देखें तो हमें न्यूमेरिकली अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसमें से खास करके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबी इटरेटिव मेथड। स्टूडेंट जैकोबी इटरेटिव मेथड जो है, हम इसकी जब डिस्कशन करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई मेथड पढ़ते हैं तो हम, चूँकि आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं तो आपको इंटरनेट की तब ज़रूरत पड़ती है और आप ये करते हैं कि फिर उस चीज़ को जल्द से जल्द करना चाह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि जब आपको इसकी लिमिटेशन का ही नहीं पता, आप किसी भी मेथड की, जो भी आप एजुकेशन फॉर आर्ट्स से कोई भी मेथड जब सीख रहे हैं तो याद रखें कि उस लेक्चर के शुरू में आपको जो लिमिटेशन बताई जाती हैं और जो मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको खास करके नोट कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास है, जैसे यहाँ पे अगर आप जैकोबी इटरेटिव मेथड पढ़ें तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे यूज़ होता है, लेकिन हर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे यूज़ नहीं होता। ये कहाँ पे यूज़ नहीं होता, इस पर्पज़ के लिए मैं आपको ये बता दूँ, ये है डायगोनल। डायगोनल जो होता है, आपको पता है एक मैट्रिक्स जो है, उस मैट्रिक्स के यहाँ पे मौजूद जो एलिमेंट होते हैं, बाकी जो टर्म्स जो भी हों, तो आपको पता है ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या हैं, ये इसका डायगोनल है। इसको हम डायगोनल, वैसे दो होते हैं लेकिन हम इस डायगोनल की बात करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की। तो ये जो मेथड है उस वक्त अप्लाई हो सकता है जब हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हैं वो डायगोनली डोमिनेंट हों। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन लिए हैं और मैं आपको इन दोनों की रीज़न बताता हूँ कि इनमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। डायगोनली डोमिनेंट और नीचे मैंने लिखा हुआ स्ट्रिक्टली डोमिनेंट, और इसमें क्या फ़र्क होता है। पहली बात तो ये है कि डायगोनली डोमिनेंट, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करूँ तो इस क्वेश्चन में देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें चूँकि ये पहली रो है और पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो बाकी तमाम एलिमेंट, इन दो एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? यानी 4 और 3 को ऐड करें तो कितना आता है 7, और इनके एडिशन के बाद फिर भी 8 इससे बड़ा है। तो इससे ये पता चला कि ये जो पहली लाइन है ये डायगोनली डोमिनेंट है। अब स्टूडेंट नंबर आया है दूसरी रो का। जब हम दूसरी रो के ऊपर आते हैं तो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट देखा जाता है। अब माइनस को नहीं देखते हम लोग, यानी पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं। मीन इस -5 को हम इसका मॉड लें तो +5 आता है, हम +5 को ही देखेंगे। तो अब स्टूडेंट देखें तो 4 और 3 को ऐड करें 7 आता है और यहाँ पे तो 5 है। इट मीन कि ये जो रो है ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, इसकी ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आनी चाहिए। अच्छा, तो अगर ये डोमिनेंट नहीं है तो फिर हमारे पास थर्ड वन अगर आप देखते हैं तो हम देखते हैं, चलें अगर थर्ड में अगर यहाँ पे डोमिनेंट हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें थर्ड में है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 और 4, ये 6 और ये 3 छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दो रो में हमें कोई ऐसी रो नहीं मिली जो दरमियान से क्या हो, डोमिनेंट हो। मीन यानी अगर ये वाली, सपोज मैं इस 3 की जगह अगर मैं यहाँ 9 लिख दूँ, स्टूडेंट अगर मैं इस 3 की जगह 9 लिख दूँ तो ये जो 9 होगा, इस 9 को ये इस जगह हम ले जाएंगे, यानी टर्म को ऊपर नीचे ले जाएंगे, फिर ये जो है ना दूसरी रो भी हमारी डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगी। इस बात को आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे? मैं यहाँ पे इसको नोट करता हूँ। मेरे पास है प्रॉब्लम में जो 8x1 + 4x2
3x3 इक्वल टू 4। सेकेंड जो रो है ना वो लिखी हुई है 4x1 माइनस 5x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 3। थर्ड रो जो है वो लिखी हुई है 2x1 प्लस 9x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 2। तो अब स्टूडेंट इसमें ना ये जो रो है इस रो में और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों को ऐड करें ना 4 और 3 को। जब मैं 4 और 3 को ऐड करता हूं तो ये जो 7 आ रहा है ये इससे स्मॉल जा रहा है, यानी ये 5 आ रहा है। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं अगर, यानी इसको इधर ले जाऊं और उसको यहाँ लाऊं, तो ये वाली जो रो होगी ये नीचे आ जाएगी, ये यहाँ नीचे आ जाएगी। नीचे आके ये बन गई 4x1 माइनस 5x2 और प्लस 3x3 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि आप देखें पहली रो भी डायगोनली डोमिनेट है, दूसरी भी है। अब तीसरी को चेक करते हैं। अब तीसरी रो जो है वो ये वाली टर्म सबसे बड़ी होनी चाहिए क्योंकि तीसरी रो है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे रो नंबर पे जो टर्म है वो ये 4 और 5 इनको ऐड करो 9 आता है। मैं आपको फिर बता दूं, हम माइनस को नहीं देखा करते। 4 और 5 9 जो है वो 3 से बड़ा आ रहा है, तो ये डायगोनली डोमिनेट नहीं है। तो याद रखें स्टूडेंट, इसके ऊपर भी जैकोबी मेथड नहीं अप्लाई हो सकता और इसके ऊपर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डायगोनली डोमिनेट है ही कोई नहीं। तो अब आपने सबसे पहले तो इसकी लिमिटेशन देखी कि जैकोबी जो इटरेटिव मेथड है, या यही लिमिटेशन मैं आगे आपको बताऊंगा नहीं, गॉस-सीडल मेथड पे भी अप्लाई होती हैं। ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर, उनके लिए ये कि जो जैकोबी इटरेटिव मेथड है इसका 2015 में एक पेपर पब्लिश है इस पे, जिसमें जैकोबी इटरेटिव मेथड से एक मॉडिफाइड जैकोबी इटरेटिव मेथड बनाया गया है। लेकिन वो जो मेथड है इससे इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है इसकी दूसरी कंडीशन ये होती है कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी कि सपोज यहाँ पे 0 आ जाए तो इसके ऊपर भी फिर जैकोबी मेथड नहीं अप्लाई हो सकता। तो वो फिर अगर 0 भी आ जाए तो वो मेथड एप्लीकेबल होता है। इसके लिए स्टूडेंट ये कि अब चूंकि आप लोग तो ये सीखना चाहते हैं कि जैकोबी इटरेटिव मेथड जो है उसको किस तरीके से हल किया जाता है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने इसकी ये कंडीशन देख ली कि ये जो है ना डायगोनली डोमिनेट होना चाहिए, तभी ये यूज़ होगा। दूसरे नंबर पे अब हम आगे, इसके ऊपर तो ये यूज़ नहीं होता। अब हम आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में हम देखें तो क्या ये डायगोनली डोमिनेट है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास है, इस क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट टर्म जो है डायगोनली डोमिनेट है, सेकंड टर्म जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये अभी डायगोनली डोमिनेट नहीं है। और यहाँ पे अगर तीसरी में देखें तो 7 है। इट मीन कि अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। यही काम यहाँ पे किया गया है। इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा गया है, फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखा गया, सेकेंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया गया है। इंटरचेंज कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि इसका जो 7 आ रहा है वो 1 + 2 3 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए ये भी डायगोनली डोमिनेट है, ये भी है। अब तीसरे नंबर पे है 9 स्टूडेंट। तो 9 को आप देखें तो 9 जो होता है ये 2 + 1 से बड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास तीसरी टर्म भी जो है वो बड़ी है। इट मीन कि इसके ऊपर जैकोबी इटरेटिव मेथड को अप्लाई किया जा सकता है या गॉस-सीडल मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। चूँकि इसके बाद हम लोग गॉस-सीडल मेथड को देखेंगे और मैं यही सारी लिमिटेशन उस पर भी होंगी, मैं वहाँ पे आपको इसको बताऊँगा नहीं कि ये लिमिटेशन साथ में है। तो अब स्टूडेंट, एक होता है डायगोनली और एक होता है स्ट्रिक्टली। ये जो हम बात करते हैं ये स्ट्रिक्टली डोमिनेंट की बात करते हैं। मतलब ये कि स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं आई मीन के आप देखें आई की आप एक ही जगह रखेंगे 1 1 या एक ही जगह आई की जगह 2 2 और फिर 3 3, यानी 1 2 3 रखें तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये हमेशा जो है वो इनका जो ग्रेटर होते हैं सम ऑफ जब बाकी जो भी एलिमेंट होते हैं सम ऑफ ए आई जे। अब ये सम ऑफ ए आई जे क्या मीनिंग है इसका, तो स्टूडेंट यहाँ पे है जबकि आई जो होता है नॉट इक्वल टू जे होता है, क्योंकि अगर इक्वलिटी वाली कंडीशन आ जाए तो वो इसमें चली जाती है।
तो आप स्टूडेंट ये देखें कि यही मतलब है यहाँ पे, अगर ऐसे हो और अगर ये साथ आ जाए, इक्वलिटी भी साथ आ जाए, तो उसको कहते हैं डायगोनली डोमिनेट, और इक्वलिटी ना हो तो उसको कहते हैं स्टिकली डोमिनेट है। फिर मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट जो जस्ट BS के स्टूडेंट या बेसिक लेवल पे जैकोबी मेथड को फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो मैं बस समझा रहा हूँ, आपने तो जस्ट ये देखना है मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन चूँकि आपको सारी चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती हैं, क्लियर करना चाह रहे होते हैं, ये सारा मैं उनके लिए, लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए आपको कि ये मेथड जो है कहाँ पे अप्लाई होता है और कहाँ पे नहीं होता। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसे आप सॉल्व करते हैं, चूँकि ये जैकोबी मेथड की कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। अब स्टूडेंट इसका स्टेप शुरू करते हैं। आप हमेशा ये करते हैं कि फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालते हैं, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ x इक्वल टू, अब मैं 8x लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, 8 माइनस वाई प्लस z। दूसरे नंबर पे अब आप इस 8 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/8, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 8 माइनस वाई प्लस z। जो तरीका मैंने इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई किया है, मैं वही इसके ऊपर भी अप्लाई करने लगा हूँ। आप मैं डायरेक्ट से उसको लिखूँ तो यहाँ से y आ जाएगा इक्वल टू -1/7 इंटू, ये टर्म उधर जाएगी, -4 ऑलरेडी था, ये टर्म दूसरी साइड पे -x, ये टर्म दूसरी साइड पे -2z। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ से ये निकालते हैं, तो z इक्वल टू 1/9, 12 ऑलरेडी उधर था, ये टर्म उधर गई तो -2x, और फिर ये y गया तो -y। तो इसको बेशक मैं रब कर दूँ, ये आपको समझाने के लिए कर रहा था। ये आपने स्टूडेंट इससे ये टर्म बना लेते हैं। फर्स्ट रो से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड से y की और थर्ड से z की। और अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो x1, x2, x3 में है, तो उस सूरत में आप पहले में से x1, दूसरे से x2 और तीसरे से x3 निकालते हैं। अब स्टूडेंट आपका ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आप क्या करोगे, आप लगा रहे हैं जैकोबी इटरेटिव मेथड। तो अगर आप जैकोबी इटरेटिव मेथड लगा रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा k+1, क्या लिख लेता हूँ, k+1, यहाँ पे k+1, और यहाँ पे आप k लिखेंगे और यहाँ पे भी k ही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इधर भी आप लिखेंगे k+1 और दूसरी साइड पे आप क्या लिखेंगे, k और k। इधर भी आप लिख लें k+1 और यहाँ पे भी k और यहाँ पे k, यानी ये k रखें या n रखें, जो भी आप देखें अपनी बुक में उसके मुताबिक आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जब हमने यहाँ k+1 रखने के बाद अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, पुट k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये तीनों वैल्यू देखें इस फॉर्म में आ जाएंगी। x1 इक्वल टू 1/8 इंटू 8 माइनस y0 प्लस z0, और नीचे वैल्यू है y1 इक्वल टू 1/7 इंटू -4 माइनस x0 माइनस 2z0, और थर्ड वन वैल्यू है 1/9 इंटू 12 माइनस 2x0 माइनस y0। तो अब स्टूडेंट आपने क्या किया है, k की जगह 0 पुट कर लिया है, इक्वेशन यूँ बनी। अब स्टूडेंट आपको इनकी वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे आप पुट करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको वैल्यू दी हुई है x0, y0 और z0 की, तो इस केस में आप लोग वही वैल्यू यूज़ करेंगे, और अगर नहीं दी हुई तो आप यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर देंगे, वी टेक, क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, y0 की जगह z0 और तीसरी वैल्यू हमारे पास x0, इन तीनों की जगह हम 0 रख लेते हैं।
जब स्टूडेंट आप यहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब आप यहाँ पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो आपके रिजल्ट यूँ निकलेंगे। पहला का रिजल्ट आ जाएगा 8/8, क्योंकि ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, जो कि आपको पता है इक्वल टू 1 आ जाएगा। x2 आप निकालेंगे, सॉरी x2 नहीं है, ये है y1 है, ये आ जाएगा -4 ओवर, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, -4/7 आ जाएगा। और आप z1 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 12/9। ये आपने स्टूडेंट निकाल लिया है x, y एंड z। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहाँ पे स्टॉप कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इटरेटिव मेथड है, ये फर्स्ट इटरेशन थी। अब हम सेकंड इटरेशन की तरफ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे सेकंड इटरेशन में? इसके बाद हम ये करेंगे सेकंड इटरेशन में, k की जगह अब हम पुट करेंगे 1। जब k की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2 और इस साइड पे आ जाएगा 1। मैं 0 की जगह क्या लिख रहा हूँ? इस साइड पे 2 और उस साइड पे क्या आ जाएगा? 1। तो अब स्टूडेंट अगले स्टेप में ये प्रॉब्लम यूं बन जाएगा। अब आप यहाँ पे ये स्टेप नहीं लिखेंगे, फिर दोबारा से आपने यहाँ पे जब आपने 1 पुट किया तो अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू निकली है। अब स्टूडेंट ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखने के बाद अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूँ, सबसे पहली बात यह कि ये तो वैल्यू वैसे ही रहेगी, x⁻2 = 1/8 इंटू 8 माइनस, अब y1 की वैल्यू ये यूज़ करेंगे 4/7 और z1 की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे प्लस 12/9। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे y1 निकालेंगे। अब y1 जो y2 ये है, ये आ जाएगा -1/7 इंटू -4। अब x1 की वैल्यू आपको पता है यहाँ निकली हुई है, ये है 1 और -2। अब z1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ये है 12/9, ये वैल्यू है। इसको भी आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से y2 निकलेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि z3 हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/9 इंटू 12 -2। x1 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4/7। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 है। तो ये स्टूडेंट आपने अभी z2 यहाँ पे निकाल लिया। अब आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ k की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, उस साइड पे 2 आ जाएगा। जो नई वैल्यू होंगी वो यहाँ पे यूज होंगी और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट हैं, इसके जब रिजल्ट मैच करना शुरू हो जाएंगे, सपोज x1, y1 और z1 का ये जो रिजल्ट आया है, अगला रिजल्ट भी इससे मैच होने लगे या उसके करीब जाने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारी चॉइस है और ये है हमारे पास जो है जैकोबी इटरेटिव मेथड है। तो स्टूडेंट अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन है कि जैकोबी इटरेटिव मेथड से तो इतना अगर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आता है, तो इसीलिए स्टूडेंट हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल मेथड लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं वो कंप्यूटर जो है ना, हम अपनी मर्ज़ी से जितने स्टेप है, एक टाइम में अगर हम 50 स्टेप करना चाह रहे हैं, यानी 50 इटरेशन करना चाह रहे हैं या 1000 करना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर फ्यू सेकंड में कर देता है। तो ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कंप्यूटर के ऊपर ये सारे मेथड मैटलैब, मैथमेटिका और डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से सिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे गास, जो हमारे पास सीरियल मेथड है, उसके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।